आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में अगर किसी को उपाधि दी जा सकती है सच्चे वीर योद्धा की या सच्चे देश के वीर सपूत की, तो वो हमारे देश के फौजी भाई हैं, जिनकी बदौलत रात में हम सुखद नींद लेते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में कर्नल अभय सिंह जी साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन की यात्रा कहां से शुरू हुई, आपके सेवा टाइम में कैसा उतार चढ़ाव रहा, या एक फौजी की लाइफ कैसी होती। तमाम सारे पहलुओं को लेकर आज हमने आपसे समय मांगा और आपने हमको समय दिया। हमारे सर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया या आपके चैनल पे आकर बातचीत करने का। आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके बचपन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई। आपने पढ़ाई किया बचपन में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जरूर। देखिए, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था जी। 1966 में, और मैंने शिक्षा, मेरे पिताजी भारतीय नौसेना में सैनिक थे और उसके बाद उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया। जी, जी। तो मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई है, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल जी। में। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में, 5वीं के बाद केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है। जी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1976 में हो गया था, जब मैं कक्षा 5 में था। और तब तक मेरे सबसे बड़े भाई, जो कि मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं, जी। वो भी सेना में अधिकारी थे। उस टाइम कैप्टन थे, वो कर्नल के पद से रिटायर हो चुके हैं। मैं उनके साथ रहा, और चूंकि वो फौजी थे तो मेरा पूरे देश में घूम फिर के शिक्षा हुई। जी। जैसे कि यानी आपका पूरा परिवेश, पारिवारिक माहौल ही जी हाँ, जी हाँ जी। जो आप ये मान लीजिए कि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जी। जो कि सेना में हूँ, और हमारी चौथी पीढ़ी जो कि हमारे बाद वाली पीढ़ी, उसमें से भी हमारे भतीजियाँ भतीजे वगैरह आज सेना में अधिकारी हैं। और हाई स्कूल मैंने मथुरा से किया है जी। एंड इंटरमीडिएट वापस मैंने लखनऊ से किया। जैसे मैंने बोला कि हम काफ़ी अलग अलग विभिन्न स्थानों पे घूम कर मुझे शिक्षा मिली, जो कि भाई साहब की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहीं मैं जाता था। जी। और ग्रेजुएशन अल्टीमेटली मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। जी। तो ये था मेरा प्रारंभिक जीवन। जी। सर, आपने आर्मी कैसे ज्वाइन किया फिर? देखिए, आर्मी ज्वाइन करने का, चूंकि के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारा ये पारिवारिक पेशा मानिए। जी। मेरे पिताजी, वो लोग 6 भाई थे, वो लोग भी सेना में थे। मेरे दादाजी इस क्षेत्र के बहुत जाने हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और क्रांतिकारी कांग्रेस में थे, जी। जिनको अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान 5 वर्ष जेल में भी रखा था। आज़ादी के बाद वे रिहा किए गए थे। और चूंकि हम पूरे अंकल और मतलब चाचा ताऊ में 8 भाई हैं, जी। और हम 8 फौज में ही थे। मैं सबसे छोटा हूँ, और तो मुझे और कुछ समझ ही में नहीं आया था। बचपन से था कि बस हरी वर्दी पहननी और देश की सेवा करनी। सर, कितने टाइम तक आपने सेवा किया सर? मैंने देखिए 1.5 साल की हम लोगों की, मैंने फौज जो ज्वाइन की थी वो CDS के थ्रू ज्वाइन की थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन देके। जी। और 1.5 साल की हमारी ट्रेनिंग देहरादून में हुई थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जी। तो 88 में एक्चुअली मैंने वर्दी पहन ली थी। जनवरी 88 में मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था, और 89 जून में 1.5 वर्ष की ट्रेनिंग के उपरांत मुझे भारत के राष्ट्रपति जी से कमीशन मिला, जी। और मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट पद पे जाके मेरे को पोस्टिंग। यानी पढ़ाई के टाइम में आप डायरेक्ट आर्मी को ही चुना, आप और किसी रास्ते पर नहीं जाना पसंद किया? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था जी। अन्य रास्ते पे जाना। तो सर, इस बीच जब आप ज्वाइन किए तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई सर? पहली पोस्टिंग तो मेरी बहुत अच्छी जगह हुई थी, हिमाचल में पालमपुर करके एक जगह है। जी। जी। जिसे आप मान लीजिए, मैं तो उसे धरती पे स्वर्ग कहता हूँ। जी। धौलाधार रेंजेस हैं और बहुत सुंदर जगह है, परंतु दुर्भाग्यवश 89 में ही, अगर आपको याद होगा, तो जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। तो मुझे अपनी टुकड़ी के साथ 6-7 महीने में वहाँ रह पाया था, जी। और उसके बाद मेरे को स्थानांतरण कर दिया गया था
जम्मू और कश्मीर में चला गया था, और फिर वहाँ पर हम कहीं स्थायी नहीं रहे। जी हम लोग लगातार 5 महीने 6 महीने ऑपरेशंस करते थे। जैसे जैसे आतंकवादियों की गतिविधियाँ और वो अपने ठिकाने बदलते थे, हम लोग पीछे पीछे उनके चलते रहते थे। जी तो इस तरह से करते करते करीब 1.5-2 साल हम लोग श्रीनगर में रहे, बांदीपुर में रहे, सोपोर में रहे, कुपवाड़ा में रहे, जी जहाँ जहाँ आतंकवादियाँ थे वहाँ हमारे हाजन बहुत मशहूर आतंकवादियों का गढ़ होता था, जी वहाँ भी हम लोगों ने ऑपरेट किया। तो इनिशियल डेज में हम वहीं रहे। जी उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई, फिर हम लिपू लेक और चाइना बॉर्डर पे आ गए थे। जी और उसके बाद पूरा मतलब मान लीजिए कि भारतीय सैनिक जो होता है जी वह सरकारी खर्चे पे पूरा देश घूम लेता है। जी तो श्रीनगर से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक मैं तैनात रहा। जी राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट में मैं तैनात रहा हूँ, और इस तरह से कब 28 साल का सफ़र बीत गया पता ही नहीं चला। सर, जब बचपन में आप छोटे थे तो आप कभी ये सुनते थे कि आज आर्मी के ऊपर हमला हो गया, आज वहाँ युद्ध पे जाना है, इस तरीके से हो रहा है, पत्थरबाजी पहले जम्मू कश्मीर में जैसे इतनी होती थी, कभी आपको डर नहीं लगता था कि हम ज्वाइन करेंगे तो इसको कैसे फेस करेंगे? डर जैसा कोई चीज़ कभी मतलब ट्रूली स्पीकिंग मेरे जहन में कभी आई नहीं। जी केवल ये होता था जरूर कि देखिए पत्थर फेंकने की प्रक्रिया काफी देर से कश्मीर के आतंकवाद में शामिल हुई। जी और जब उन लोगों ने मैं जो पत्थर एक्चुअल फेंक रहे थे वे आतंकवादी भी नहीं थे, जी वे आम जनता है जिसको विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भरमाया है, भड़काया है, और इस वजह से उनको लोग अपनी शील्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। और यह बात हम लोग भी समझते थे। पत्थरों से बचाव के लिए हम लोगों ने भी शील्ड्स बन गई थी। जी और रगों में एक जोश सा आ जाता था। जी भय जैसा कोई चीज कभी नहीं लगा। डर कभी नहीं लगा कि, क्योंकि सर एक फौजी की लाइफ बहुत ही संघर्षमय होती है, तो कभी आप इससे पीछे नहीं हटे सर? कभी डर का माहौल, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बन जाती, अकेले जाना पड़ता है, जंगलों में आतंकवादी के पीछे अकेले जाना पड़ता है, तो इससे सर कहीं आप भयभीत नहीं हुए? आप इसे सौभाग्यवश कहिए कि हमारी जो ट्रेनिंग है, चाहे वह जवानों की हो जी चाहे अधिकारियों की हो, यह ट्रेनिंग कमीशन से पहले तक की ट्रेनिंग में ही तक सीमित नहीं रहती। जी कमीशन के बाद जब हम लोग ट्रेनिंग करके अधिकारी बन जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग को अलग अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कमांडो कोर्स है जी और सेना से रिलेटेड कई कोर्स हैं। और वह ट्रेनिंग इतनी भरपूर है जी कि आप मतलब आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, अपनी ट्रेनिंग पे इतना विश्वास होता है, अपनी सहयोगी जो आपके हैं, तो जो आपकी टुकड़ी में शामिल हैं, उनके ऊपर इतना विश्वास होता है कि आप एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। जी जहाँ ऐसा माहौल हो वहाँ भय तो मैं नहीं समझता रह सकता, भय की कोई जगह नहीं है। सर, आपने कारगिल का युद्ध इतने नजदीक से देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि कारगिल का युद्ध हुआ था। जैसे हम लोगों की उम्र या आज के टाइम में जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो सब इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं, पढ़ने पर उनको पता चलता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप उस टाइम पे जब फेस किए थे सामने से। देखिए, मैं आप लोगों को या आपके चैनल के थ्रू जी जो भी आपके इस चैनल को देखेंगे, उनको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारा देश बहुत खुश नसीब है जी कि हमारे देश के पास एक ऐसी सेना है जो कि अपॉलिटिकल है, मतलब उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, जी वह केवल देश के लिए। और यही कारण था कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जब धोखा देकर हमारे क्षेत्र में घुस के आ गए थे कारगिल में, हम लोग तैयार नहीं थे इसके लिए। जी तैयारी इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास स्नो क्लोथिंग नहीं थी, स्नो बूट्स नहीं थे। जब आप हाई अल्टीट्यूड या बर्फीले इलाके में लड़ने जाते हो
तो विशेष क्लोथिंग और विशेष हथियारों की जरूरत। जी ऐसी कोई चीज तुरंत मुहैया नहीं हो पाई थी। क्योंकि मैंने बताया हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोगों को अचंभित कर दिया था पाकिस्तानी टुकड़ियों ने। फिर भी आपको बताऊं, हमारा जवान, हमारे अधिकारी नॉर्मल क्लोथिंग में गए, जी जो आप जूते पहने ऐसे जूते पहन के गए, जी जबकि स्नो बूट्स होने चाहिए। जी और किसी ने कोई शिकवा या शिकन या शिकायत नहीं की। युद्ध के बाद ये सारी चीजें का मुहैया कराई गई, दुर्भाग्यवश पहले से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। परंतु जज्बा सब में इतना ज्यादा था कि देश को आंच नहीं आनी चाहिए, जी और वो जज्बा ही था जिसके बदौलत हम लोगों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को उन बर्फीली पहाड़ियों से उठाकर फेंक दिया था। जी वह जुनून था देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी सेना की टुकड़ियों के प्रति, अपने जवानों के प्रति, जवानों का अपने अधिकारियों के प्रति, जी कि वह लोग वहां टिक नहीं पाए। ना मौसम हमें रोक पाया, न प्रकृति का बर्फीली हवाएं, बर्फ की पहाड़ियां, कुछ भी नहीं रोक पाई। जी हाँ, बहुत से वीर शहीद हुए उसमें, सैनिक वर्ग से के, अधिकारी वर्ग के, पर सबने अपना बेस्ट दिया, एक साथ दिया, जिसका परिणाम पूरे देश ने देखा। जी यह भारतीय सेना ही कर सकती है। मैं बताऊं, किसी अन्य देश की सेना भी नहीं कर सकती, केवल भारत। सर, जब आप बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं तो उस टाइम पे चाइना का बॉर्डर अलग है और पाकिस्तान का बॉर्डर अलग है, सबसे ज्यादा दुश्मनी किसके साथ रहती है सर? आपको बताऊं, क्योंकि लोग जब हम बॉर्डर पे होते हैं, टारगेट करते हैं। ये बड़ी आम बात है कि लोगों को लगता है कि जब हम अपने दुश्मन मुल्क के सिपाहियों से जी। मिलते हैं या उनकी सेना में सामने होते हैं तो कैसा लगता है। जी जब सैनिक सैनिक होता है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज का सैनिक हो, जी चाहे हमारे देश का सैनिक हो, चाहे चाइना के देश का सैनिक, और कोई विद्वेष की भावना नहीं होती है। जी कई जगह आपस में बातचीत भी होती है। वो अपने फर्जों का निर्वहन कर रहा है, हम अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, और यह बात बखूबी सैनिक समझता है। जी तो ऐसी कोई दिक्कत या हेट, ऐसी कोई वहां जब युद्ध शुरू हो जाता है तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अदरवाइज वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, उसका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, जी उसका भी देश है, मेरा भी देश है। वो अपने देश की वफादारी कर रहा है, मैं अपने देश के लिए वफादारी कर रहा हूं। सर, जैसे अचानक में सब कुछ स्थिति एकदम कंट्रोल में रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, आप उसके साथ में उनको लड्डू खिलाते हैं, होली दीपावली जैसे पर्व पे, रात में अचानक खबर मिलती है कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया। जी बिल्कुल, ऐसे कई वाकये होते हैं। जी फिर उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। हम वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन उसने अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पे या अपने मन से किया हो, जी तो उसका मुंहतोड़ जवाब तो हम देंगे। जी वहां पर हमें अपने फर्ज को याद रखना पड़ता है और अपने फर्ज को अदा करना होता है। उसमें कोई, उसकी वजह से कोई दिल में खटास या मिठास ऐसी कोई चीज आए या भावना है, ऐसा नहीं। जी सर, जैसा कि आपने जब बचपन से आर्मी ज्वाइन किया, पढ़ाई करने के बाद में आप युवा हुए, आर्मी ज्वाइन कर लिए, आपकी 2 पीढ़ी पहले से थी, आप उनको देख रहे थे, और 28 से 30 वर्ष तक करीब आपने सेवा किया है। तो इस बीच में ऐसी स्थिति बनी हो, ऐसा कुछ उतार चढ़ा रहा हो आपके जीवन में, जो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे अहम पहलू है, उसको सर आप जरूर बताएं। देखिए, इतने लंबे 28 वर्षों के कार्यकाल में कई पहलू आते हैं, जी और फौज की सेवा जो है ना, आपको बताऊं, उसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा,
कारगिल युद्ध के दौरान जो है मुझे पीछे छोड़ा जा रहा था, क्योंकि जब छावनियां खाली होती हैं, आगे जाती हैं पीस स्टेशन से, तो कुछ टुकड़ियां पीछे उसकी मेंटेनेंस, परिवार होते सबकी देखभाल के लिए। और मैं क्या हुआ था कि मैं मेडिकल कैटेगरी डाउन था, मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। और जब मुझे बोला गया कि आपको वहां नहीं ले जाए रहेंगे, आप यहीं पे रहेंगे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि जब जिस क्षण का मुझे इंतजार है वह क्षण मेरे हाथ से खिसक रहा है, जिसके लिए मैंने यह पूरा जीवन लगाया था, सोचा था, जिसकी तपस्या आप कर रहे थे वो आपके वाकई। परंतु ठीक है, फिर मैंने केस टेकअप किया था जी। और केस टेकअप करने के बाद अनुमति सेना मुख्यालय से मिल गई थी जी। और इस पूरे चीज में मुझे 24 घंटे लगे थे। जब मुझे मना किया गया था कि मैं नहीं जा सकता, तो मैं बहुत हताश हुआ। और 24 घंटे बाद जब आदेश आ गए कि हाँ मुझे परमिशन मिल गई कि मैं जा सकता हूँ, तो मुझे अपार खुशी भी हुई थी। 24 घंटे के अंतराल में मैं अपने जीवन में बहुत डिप्रेस्ड भी रहा जी, और अपार खुशी भी, लेकिन उतनी खुशी भी मिल गई 24 घंटे के बाद में। ये क्षण मुझे सदैव याद रहेगा। जी सर, आपने जब आप रिटायरमेंट हो गए, आप सेवानिवृत्त हुए, तो इस बीच में आपका सर राजनीति से लगाव इतना कैसे हो गया? आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये इसका जवाब मैं केवल इतना ही देना चाहूंगा कि राजनीति हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप चाहें या न चाहें, आपकी प्रतिभागिता उसमें होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता किसको सरकार बनाती है, किसको चुनाव करती है, इन सब से भविष्य आने वाली पीढ़ियों का निर्धारित होता है। जी। आने वाली पीढ़ियों का ही भविष्य हमारे देश का भविष्य है। जी। और आमतौर पर हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग राजनीति से दूर रहते हैं, ये कह के कि भाई राजनीति बहुत गंदी है। ये आप किसी से भी पूछिएगा, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अधिकतर लोग यही जवाब देंगे, नहीं, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, पीसीएस ऑफिसर्स हो, पढ़े लिखे समाज। आप उनसे फिर रिटायरमेंट के बात करिए, आइए। मैं इसको ये मानता हूं कि ये समाज सेवा है जी। और अधिकतर लोगों का उत्तर ये होता है कि ये बहुत गंदी है। तो मुझे मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी बहुत बड़े हमारे राजनीतिज्ञ ने बोला था मुझसे, हमारा फैमिली टर्म्स था, तो उन्होंने बोला कि कर्नल साहब, जब आप रिटायरमेंट हो ही जा रहे हैं तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? तो मैंने भी यही बोला कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है। तो वो जनाब हंसने लगे, कहने लगे, कर्नल साहब, आप ही जैसे लोग जब ये कहते हैं राजनीति गंदी है तो उसमें आ कौन रहा है? मैंने कहा, महोदय, मैं आपकी बात समझा नहीं कि आ कौन? कहते कर्नल साहब, जब आप जैसे या पढ़ा लिखा समाज अच्छे लोग आएंगे नहीं ये कह के कि राजनीति बहुत गंदी है, तो ज्यादातर उसमें गंदे लोग ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो आकर क्या करेंगे? जो उनको आता है वही तो वो करेंगे समाज में। जब गंदे लोग आएंगे तो गंदगी ही फैलाएंगे। बिल्कुल। उनकी बात में मुझे सच्चाई लगी। मुझे लगा कि आज मैं कर्नल था, रिटायर हुआ हूं, जो कुछ मैंने अपने जीवन में हासिल किया है वो केवल मेरे परिश्रम या मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, इसमें समाज का भी योगदान है। और मैं उस समाज के योगदान को किस तरह से वापस कर सकूं, यही सोच के मैंने यहाँ पे विद्यालय बन डाला अपने गांव में, सीबीएसई विद्यालय, और समाज की सेवा करने आया। फिर हालात देश के मैं देखता रहा हूं, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी
विचारधारा होती है। और मुझे ऐसा लगा कि वर्तमान स्थिति जो आज देश में चल रही है वह देश के अनुकूल नहीं है, और इस परिस्थिति से सबको लड़ना पड़ेगा, सबको आवाज उठानी पड़ेगी, गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। इसलिए मैं राजनीति में आया और मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी जी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ली। सर आप इतना होर्डिंग बैनर लगवाए हैं क्षेत्र में, और जनता के बीच में ऐसी भी बातें चल रही हैं कि आप शायद आगे जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है आप उसको लड़ सकते हैं, तो अगर आप इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे सर 22 में? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए राजनीति ज्वाइन नहीं की जी, मैंने राजनीति ज्वाइन की थी कि समाज को सही और गलत का के बारे में बता सकूं। जी, आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत अनाप शनाप मैसेजेस फैलते हैं जी, और दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग उन मैसेजेस को के सच्चाई को पता किए बिना फॉरवर्ड करते हैं जी, जी, और इस तरह से करके पूरे वातावरण को दूषित किया जाता है सॉरी, और लोगों के मन में हेटर्ड और इस तरह की भावना भरी जा रही थी। जी, तो मैंने कहा कि मैं चलूंगा, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मुझे समझ में आई, क्योंकि विगत आजादी के बाद से देश में जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आदरणीय मोदी जी कुछ भी कहते रहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, परंतु जो पढ़ा लिखा है, जिसने देखा है, इतिहास को जानता है, उसे मालूम है। तो मैं ऐसे ही चीज लोगों को बताता था जी, और बताते बताते लोगों से मेरे जुड़ना शुरू हुए। क्षेत्र में मैं हरैया का रहने वाला हूँ, बस्ती में घूमता हूँ ज्यादातर हरैया में। जी, तो चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब है। हाँ, मैं पब्लिक ने कहना शुरू किया कि आप स्वयं लड़िए, और मुझे उन महाशय की बात याद आई जिनको मुझे बोला कि जी, अगर लोग जो जिस तरह के लोग जाएंगे वैसी ही राजनीति फैलेगी। इसलिए मैं इस बार जरूर अपना आवेदन पार्टी मुख्यालय भेजूंगा, और अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, और मतलब मेहनत के साथ। जी, दोस्तों अभी तक आप सभी हमारे देश के वीर जवान, वीर सपूत, भारत माँ के लाल, जिनको आप सभी ने सुना कि आपने कितने अच्छे से अपने जीवन के बारे में बताया, देश की सेवा, करीब आपकी 3 पीढ़ी से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जिसके बदौलत हम सभी आज इतने अच्छे ढंग से अपने देश में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। सबसे पहले हम सभी को सैल्यूट करना चाहिए आपके जीवन के बारे में सुनकर कि आपने इतना मोटिवेशनल बातें जो बताई, जो युवाओं के लिए आपने इतना अच्छा सब कुछ बताया। आपकी 28 वर्ष की उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, आपने देश के लिए इतनी अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, अपने इच्छाओं की बलिदान आपने दे दिया कि देश की सेवा करने के लिए, कि देश के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बीमार हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा, फिर भी मुझे देश की सेवा करने के लिए वहां पे जरूर पहुंचना है गन लेके। तो ऐसे वीर सपूत को हम सभी को नमस्कार करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, और आपके जीवन को सुनकर हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे मार्ग पर हम जरूर चलें, जिससे हर कोई शिक्षित बन सके, हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने देश के प्रति गद्दारी की बात करता है, राजनीति के बंधन में इतना ज्यादा बन जाता है, जिनको अपना देश और पराया नहीं दिखता है, बहुत फर्जी अफवाहें, फर्जी बातें करने लगते हैं, बहुत सारा गलत आरोप लगाने लगते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहता हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि आपकी आवाज उन सभी भाइयों के कानों तक पहुंच सके और एक अपने आप में जोश आ सके सभी को कि मुझे भी ऐसा बनना है। जो एक युवा आर्मी अफसर बनना चाहते हैं उनको भी ऐसा लग सके कि मुझे भी ऐसे करना है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपने इतना अच्छा सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना। नमस्कार।